लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ है वो हुआ था कि फैक्टर्स कितने टाइप के हैं। जितने भी फैक्टर्स थे, फैक्टर्स दो कैटेगरी में डिवाइड थे। नंबर वन इज फिक्स्ड फैक्टर और नंबर सेकंड इज वेरिएबल। फैक्टर दो कैटेगरी में डिवाइड थे। नंबर वन इज फिक्स्ड, नंबर सेकंड इज वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर की डेफिनेशन, दोज फैक्टर विच डजंट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। ऐसे फैक्टर जो आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होंगे। यदि आउटपुट चेंज भी होता है, चेंज या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। आउटपुट बढ़ता है या फिर गिरता है। आउटपुट में चेंज होने के साथ फिक्स फैक्टर में या ऐसे फैक्टर में कोई चेंज नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं फिक्स फैक्टर। लेकिन ऐसे फैक्टर जो यदि आउटपुट राइज होगा तो इंक्रीज कर सकते हैं, आउटपुट डिक्रीज होगा तो हम डिक्रीज कर सकते हैं। यदि आउटपुट राइज होता है तो राइज कर देंगे फैक्टर्स, आउटपुट डिक्रीज होता है तो फिर हम फैक्टर डिक्रीज कर देंगे। या फिर प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कम करना है क्योंकि मार्केट में आज डिमांड नहीं है या किसी और कारण की वजह से, तो वह वेरिएबल फैक्टर कम कर देगा। एग्जाम्पल, कैपिटल फिक्स फैक्टर है और लेबर वेरिएबल फैक्टर है। इसके साथ साथ हमने बात की थी कि प्रोडक्शन फंक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड है। प्रोडक्शन फंक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड है। नंबर वन था शॉर्ट टर्म और नंबर सेकंड था लॉन्ग टर्म। नंबर वन शॉर्ट टर्म कह लूं या फिर कह लूं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और नंबर सेकंड है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ फैक्टर्स रहेंगे वेरिएबल और कुछ फैक्टर रहेंगे फिक्स्ड। एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कुछ फैक्टर रहते हैं वेरिएबल और कुछ फैक्टर रहते हैं फिक्स्ड, उसे बोला जाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सारे फैक्टर्स ही वेरिएबल रहेंगे, उसे बोलेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अगर मैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन की बात करूं, मैं पहले बात कर रहा हूं शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में बात कर रहा हूं लेबर और कैपिटल का रिलेशन। मैं बात कर रहा हूं लेबर और कैपिटल का रिलेशन शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स रहने वाली है, चाहे लेबर इंक्रीज कर लें या लेबर कर लें डिक्रीज। यहाँ पर क्वांटिटी है कैपिटल की और क्वांटिटी है लेबर की। यदि शॉर्ट रन में मुझे प्रोडक्शन कम करना है तो मैं लेबर का एम्प्लॉयमेंट कम कर दूंगा, लेबर मुझे कम रिक्वायर्ड होगी। लेकिन यदि प्रोडक्शन मुझे राइज करना है तो मुझे लेबर बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन मेरा जो फिक्स्ड फैक्टर है ये मेरी कांस्टेंट है। यही मैं लॉन्ग रन की बात करूं, यदि लॉन्ग रन में मैं लैंड और लेबर की बात करूं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में आज यदि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी। तो कहीं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ इस तरह का रिलेशन होगा, मैं ये कह सकता हूं। मुझे लेबर बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर भी बढ़ाऊंगा, प्रोडक्शन बढ़ाना है कैपिटल भी बढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं कैपिटल लिख लेता हूँ। ये सारे फैक्टर्स वेरिएबल रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यदि प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो फैक्टर्स इंक्रीज होंगे, प्रोडक्शन डिक्रीज करना है तो फैक्टर्स होंगे डिक्रीज। ये अपना लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन और ये अपना शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। एक कल हमने डायग्राम डिस्कस नहीं किया था, डायग्राम हमने आज डिस्कस किया है। एक हमने डिफरेंस पढ़ा था दोनों में कि शॉर्ट रन में लगता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जिसे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर का नाम भी दिया गया है। रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब फैक्टर लगाने के बाद कितना रिटर्न आता है। मैंने लेबर एम्प्लॉय की बिजनेस में, लेबर एम्प्लॉय करने के बाद कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, ये रिटर्न्स टू फैक्टर। कि मैंने एक वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस किया तो उससे कितना आउटपुट निकल के आया, ये तो मेरा शॉर्ट रन में।
लॉन्ग रन में अपना लगता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल है। शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन मैं अभी पहले इन दोनों लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वापस एक बेसिक टॉपिक उठा रहा हूं इस चैप्टर का, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कि मेरे प्रोडक्ट कितने टाइप के हैं, या फिर वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करने के बाद कितनी यूनिट प्रोड्यूस होंगी, इन यूनिट को मैं कितनी कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। जैसे याद हो, मैंने चैप्टर नंबर सेकंड या फिर थर्ड में यूटिलिटी की बात कराई थी। यूटिलिटी मैंने डिस्कस किया था। यूटिलिटी के दो टाइप थे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सेम वैसे ही प्रोडक्ट के टाइप हैं। पहला प्रोडक्ट टोटल, दूसरा मार्जिनल, यहाँ पे एक तीसरा और है जो कि है एवरेज। तीसरा है एवरेज। मैं अभी इस प्रोडक्ट की जो तीन टाइप की बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में क्योंकि मैं लैंड यदि 1 एकड़ लगाता हूं, या फिर मैं कहूं मैंने जितना भी फिक्स्ड फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है, यूज करूं या यूज नहीं करूं, प्रोडक्शन तो मेरा मैक्सिमम जितनी प्रोड्यूस हो सकता था उतना ही होना है। या फिर मेरे फिक्स्ड फैक्टर की वजह से प्रोडक्शन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आना। फिक्स्ड फैक्टर एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद कांस्टेंट ही रहते हैं। केवल इंपैक्ट आएगा तो वेरिएबल प्रोडक्ट के थ्रू आएगा, वेरिएबल फैक्टर के थ्रू आएगा। यदि प्रोडक्शन ज्यादा करना है, वेरिएबल फैक्टर ज्यादा इंट्रोड्यूस होंगे। प्रोडक्शन कम करना है, वेरिएबल फैक्टर कम इंट्रोड्यूस होंगे। तो पहला जो मेरा प्रोडक्ट का टाइप है टोटल प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। सबसे पहला वाला है जो टीपी, दूसरा वाला मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी, और तीसरा वाला एवरेज प्रोडक्ट एपी। टीपी, एमपी और एपी। शॉर्ट रन में इनका जो रिलेशन पढ़ेंगे वो केवल वेरिएबल फैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर यदि हमें प्रोडक्शन कम करना है, वेरिएबल फैक्टर कम कर दूंगा। प्रोडक्शन राइज करना है, वेरिएबल फैक्टर राइज कर दूंगा। टीपी की डेफिनेशन क्या रहेगी? टीपी स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्ट। टीपी मींस टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग ऑल दी वेरिएबल फैक्टर्स। टीपी का मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस होंगी एक पर्टिकुलर गुड की, जब मैं अपने सारे वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देता हूं तब। टीपी मींस टोटल नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड बाय एम्प्लॉइंग ऑल दी वेरिएबल फैक्टर। हिंदी भाषा में बात करूं, मेरे पास 100 लोग काम करने वाले हैं, तो 100 लोगों को एम्प्लॉय करने के बाद, 100 लोगों को अपनी फैक्ट्री में रखने के बाद, उनसे काम कराने के बाद कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होंगी, वो होगा टीपी। एमपी मतलब एडिशनल प्रोडक्शन, एडिशनल प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स बाय एम्प्लॉइंग एन एडिशनल वेरिएबल फैक्टर। एमपी का मतलब है एडिशनल प्रोडक्शन कितना होगा एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करने के बाद। मेरी बात हमेशा याद रखें, मैं एडिशनल वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहा हूं, मैं एडिशनल यूनिट की बात नहीं कर रहा। मेरी पहली लेबर ने जितनी यूनिट बनाई है, यदि मैं एक लेबर और इंट्रोड्यूस करता हूं तो दूसरी लेबर कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, उसे नाम दिया गया एमपी का। एपी मतलब एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेरिएबल फैक्टर।
कि एवरेज कितनी यूनिट प्रोड्यूस होंगी हर एक वेरिएबल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद, वो है एपी। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना होगा, एमपी मतलब एडिशनल प्रोडक्शन कितना होगा, एपी मतलब एवरेज प्रोडक्शन कितना होगा। एग्जांपल के साथ डिस्कस करूं मैं। मेरे पास वेरिएबल फैक्टर लेबर, एक लेबर, दो लेबर, तीन लेबर, चार लेबर और पांच लेबर। मैंने पहले टीपी टोटल प्रोडक्शन पहले 5 यूनिट का, फिर 12, फिर 21, फिर अपन लेते हैं 24 और फिर लेते हैं 25। अभी यहाँ पर कॉमन सेंस नहीं लगाना। जैसे मेरे 4 लोगों ने बनाए टोटल 24 यूनिट, अब 5 लोगों ने बनाए 25 यूनिट, तो 5 बार रखूंगा क्यों मैं, 5वें लेबर को एम्प्लॉय क्यों करूंगा, ये नहीं सोचना अभी। अभी केवल सिंपल जो मैं बता रहा हूँ वो बात सोचते हुए चलना है। मेरी पहली लेबर ने बनाई 5 यूनिट और ये कॉलम है टीपी का, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट। मेरी पहली लेबर ने बनाई है 5 यूनिट और अब दो लेबर की कंबाइंड प्रोडक्शन है 12 यूनिट। दो लेबर का कंबाइंड प्रोडक्शन है 12 यूनिट, तीन लेबर का कंबाइंड प्रोडक्शन 21 यूनिट, चार लेबर का कंबाइंड प्रोडक्शन 22 यूनिट और पांच लेबर का कंबाइंड प्रोडक्शन 25 यूनिट। ये कंबाइंड प्रोडक्शन है। मैं बात करूं, मुझे चाहिए टीपी4। टीपी4 का मतलब चार लोगों ने मिलकर कितनी यूनिट बनाई है। पहला कॉलम है कितनी लेबर काम कर रही है, दूसरा यूनिट है कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं। दोनों, पहला नंबर ऑफ लेबर या नंबर ऑफ पीपल एंगेज और नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और दूसरा है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो मुझे टीपी4 पर वैल्यू आई है 24, कि चार लोगों ने मिलकर बनाई है 24 यूनिट। चार लोगों का कंबाइंड प्रोडक्शन है 24 यूनिट्स का, चार लोगों का कंबाइंड है 24 यूनिट। अगर मैं अब एमपी निकालना चाहूं, एमपी तो सीधी सी बात, एमपी तो एडिशनल प्रोडक्शन है। पहली लेबर ने मेरी बनाई है 5 यूनिट, अब दो लेबर ने कंबाइंड कितनी बनाई है 12, तो दूसरी ने एडिशनल कितनी बनाई होगी 7। तीन लेबर ने कंबाइंड मिलकर बनाई है 21, तो तीसरी ने कितनी बनाई होगी 9। सिंपल सी बात, एमपी निकालने के लिए वापस नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करते हुए चलना है। चार लोगों की कंबाइंड 24 है, तीन लोगों की कंबाइंड थी 21, तो मतलब चौथी लेबर ने बनाई है 3 और पांचवी ने बनाई है 1। एमपी का मतलब है एडिशनल प्रोडक्शन। हर एक वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद एडिशनल प्रोडक्शन कितना हुआ है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, पहले मैं एमयू के फॉर्मूले की बात करूं। जो अपना एमयू का फॉर्मूला था वो था TUN-TUN-1। सेम ऐसे ही यहां पर एमपी का फॉर्मूला MPN इज इक्वल टू TPN-TPN-1। मुझे MP3 की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला TP3 - TP2। TP3 की वैल्यू 21, TP2 की वैल्यू 12, 21 - 12, ये आ गई वैल्यू 9। अब जो एपी की वैल्यू और निकालू मैं, एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज निकाला कैसे जाता है, मेरे पास कितनी टोटल वैल्यू है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। मेरे मैथ्स में नंबर आए हैं 100 में से 90, साइंस में आए हैं 100 में से 80। मुझे इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो टोटल वैल्यू 90 + 80 और डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स 2। सेम वैसे ही यहाँ पे पहली लेबर का टोटल प्रोडक्शन 5, तो टोटल वैल्यू 5 डिवाइड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एवरेज आ गया 5। दो लेबर का कंबाइंड 12, तो 12/2 ये आ गया 6। 21/3 7, 24/4 6, 25/5 5।
तो इसका मतलब एपी का फॉर्मूला, मुझे टोटल जितना भी प्रोडक्ट है उसमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर का। तो एपी इज इक्वल्स टू टीपी डिवाइडेड बाई एन, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो इसका मतलब मेरा टीपी का एक फॉर्मूला हो गया। मेरा टीपी का पहला फॉर्मूला था सिग्मा एमपी। अब मेरा एपी का फॉर्मूला आया है टीपी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो टीपी का फॉर्मूला होगा टीपी इज इक्वल्स टू एपी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टीपी का फॉर्मूला। तो टीपी का फॉर्मूला नंबर 1, टीपी का फॉर्मूला नंबर 2। एमपी का एक फॉर्मूला और है, मुझे एमपी की वैल्यू निकालनी है। यदि मुझे एमपी की वैल्यू निकालनी है, मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा फॉर्मूला रहेगा चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाई चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। ये मेरा एक फॉर्मूला और है एमपी निकालने का, कि मेरा कितना चेंज आया है टोटल प्रोडक्ट में, जिसमें डिवाइड कर दूंगा मैं नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर में कितना चेंज है उसका। जैसे मेरा जो टीपी में चेंज था वो था 7 यूनिट्स का, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितने चेंज हुए, एक। तो इसका मतलब मेरे एमपी की वैल्यू आ गई 7। ये थी टीपी की कैलकुलेशन, एमपी की कैलकुलेशन और एपी की कैलकुलेशन। टीपी की डेफिनेशन की वापस बात करूं, टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग ऑल दी वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर। कि हम सारी वेरिएबल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होंगी, सारे वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद कितने नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोड्यूस होंगे, सॉरी, सारी वेरिएबल फैक्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। एमपी का मतलब हर एक वेरिएबल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद, हर एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद कितना एडिशनल प्रोडक्शन और होगा। एमपी का मतलब एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद एडिशनल प्रोडक्शन कितना होगा, वो एमपी है, ये एमपी है। और एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्शन कितना होगा पर वेरिएबल फैक्टर। टीपी एमपी एपी मैंने तीनों के फॉर्मूले बता दिए, और अलग अलग तरीके से वैल्यू निकालेंगे, जैसे टीपी एमपी और एपी। ये बात तो ही यहाँ की। अब जो अगला है वो है टीपी एमपी और एपी में रिलेशन, कि रिलेशन क्या होगा टीपी एमपी और एपी के बीच में। लेकिन उस रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ना पड़ेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। ये हम पढ़ने वाले हैं कल वाली क्लास में, आज नहीं पढ़ेंगे। आज वापस एक टेबल डिस्कस और करेंगे टीपी एमपी और एपी कैलकुलेट करने के लिए। मैं एक टेबल और बना रहा हूं, नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5 6। टीपी पहला 10, फिर एमपी 8, एपी 7, 24, 0, और ये आ गया तुम्हारा -2। मैंने कुछ इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा और छठवा। अब मैं टीपी, एमपी और एपी की वैल्यू निकालूं, जो मिसिंग फिगर है वो। सबसे पहले बात करें पहले यूनिट पर, टोटल प्रोडक्शन 10 का है, मतलब पहली यूनिट ने ही 10 यूनिट बनाई है, तो सिंपल सी बात है एमपी भी 10 होगा और एवरेज प्रोडक्शन भी 10 निकल के आने वाला है। दूसरे वेरिएबल फैक्टर का हमारा एडिशनल प्रोडक्शन गिवन है, तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए ऐड कर देंगे 10 + 8 18। एवरेज निकालने के लिए 18 में डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर का, ये आ गया 9। तीसरे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर तक एवरेज प्रोडक्शन है 7, मतलब हर एक लेबर ने एवरेज प्रोडक्ट बनाया है 7 यूनिट्स, तो इसका मतलब टीपी होगा 21, 7 × 3, और एमपी होगा 21 - 18। तीसरी लेबर का एडिशनल प्रोडक्शन है 3 यूनिट का। चौथी लेबर का टोटल प्रोडक्शन 24 यूनिट, तो इसका मतलब एवरेज आ रहा होगा 6, और चौथी लेबर ने बनाई है वापस 3 यूनिट। पांचवी लेबर ने कोई भी यूनिट नहीं बनाई। अब ये कोई भी यूनिट नहीं बनाई तो हमने एम्प्लॉय क्यों की, ये हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे। तो पांचवी लेबर ने कोई भी यूनिट नहीं बनाई, तो प्रोडक्शन सेम वापस टीपी रहने वाला है 24। एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा कुछ 4.8। छठवीं पे प्रोडक्शन कम हो गया, माइनस एमपी हो गया -2, प्रोडक्शन अब डिक्रीज हो गया, नेगेटिव चला गया, तो टीपी 24 प्लस माइनस के 2, ये आएगा 22, और यहाँ पर वैल्यू आएगी 3.67। कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर 0 क्यों आएगा, यहाँ पर -2 क्यों आएगा, वो हम जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे तब ऐसी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, कैसा होता क्यों, 0 क्यों होगा, माइनस में वैल्यू क्यों जाएगी। तो सिंपल टीपी निकालने के लिए या तो फॉर्मूला लगाओ एमपी, सिग्मा एमपी, या फिर एपी मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। केवल समझना है टीपी का मतलब क्या है, एमपी का मतलब क्या है, एपी का मतलब क्या है। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तब भी हम विदाउट फॉर्मूला वैल्यू निकाल सकते हैं।